दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह जो सेट है बीपीएससी 67वीं और सीडीपीओ को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस सेट में कुल 150 क्वेश्चन होंगे जिसको हम डिटेल डिस्कशन कराए हैं। आपको डिस्कशन देखने के बाद में एहसास हो कि हाँ डिस्कशन उचित है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को डिस्कशन कैसा लगा, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा तो। और जो लोग जुड़े नहीं हैं मेरे चैनल से वो लोग जुड़िए, हमारे चैनल से आप लोग को निश्चित ही फायदा होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसा आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रगान वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तब वंदे मातरम है राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान वंदे मातरम नहीं, ये क्या होगा? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान नहीं राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो आपके 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, मतलब एक का आंसर हो जाएगा ई। ठीक, और कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो गाया गया था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहीमतुल्ला सैनी किए थे। कांग्रेस के मंच से बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गान का पहली बार गाया था, और 1911 ईस्वी में सबसे पहले आपको क्या गाया गया? तो राष्ट्रीय गान गाया गया, राष्ट्रीय गान 1911 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय गीत जो होता है वो 1 मिनट 5 सेकंड तक गाया जाता है, और राष्ट्रीय गान जो होता है 52 सेकंड तक गाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय गान का संक्षेप आपको समय अगर कोई पूछे तो 20 सेकंड में भी इसको आप गा सकते हैं संक्षेप में, नहीं तो 52 सेकंड में गाइए। और राष्ट्रीय गीत जो होता है 105 सेकंड में गाना होता है, मतलब 1 मिनट 5 सेकंड में गाना होता है। 105 सेकंड नहीं, 1 मिनट 5 सेकंड यानी 65 सेकंड में गाना होता है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे एक बात लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था, उसमें आप एक बार जान जाइए कि समाजवाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसी में अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लक्ष्य बनाया गया। ठीक, 1929 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में रावी नदी के तट पे, इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार राष्ट्रीय झंडा फहराने का लक्ष्य घोषित किया गया, और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन 1929 के तहत ही घोषित किया गया। इसके साथ साथ आपको 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुए थे उसमें अध्यक्षता जो किए थे वो युवा सदस्य जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, श्री कलम और नादिर उल असर की उपाधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो श्री कलम तथा नादिर शाह असर की उपाधि जो है आपको संबंधित है अबू समद तथा मीर सैयद अली से। अबू समद जो है आपको इनको श्री कमल की उपाधि मिली थी, और नादिर उल असर की उपाधि मीर सैयद अली को मिली थी। अकबर के दरबार में दो आपको चित्रकार, ये सब चित्रकार हैं, दोनों क्या है? चित्रकार है, याद रखिएगा। तो अकबर अबू समद जो है आपको हुमायूं के दरबार में चित्रकार थे, ये बात आप याद रखिएगा कि अबू समद किसके दरबार में चित्रकार थे? तो हुमायूं के। अकबर के दरबार में भी आपको दसवंत और बसावन नामक 2 चित्रकार रहते थे। जहांगीर के दरबार में बिशन दास और उस्ताद मंसूद चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में कौन चित्रकार थे? तो बिशन दास और उस्ताद मंसूद। उस्ताद मंसूद जो थे आपको पक्षी विशेषज्ञ थे, मतलब पक्षी चित्रकला उस्ताद मंसूद अच्छी तरह से जानते थे। उनको उपाधि दी गई थी नादिर उल असर की, याद रखिएगा। नादिर उल असर की उपाधि उस्ताद मंसूद को जहांगीर के द्वारा दिया गया था। उस्ताद मंसूद एक पक्षी चित्रकार थे। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं अबुल हसन। अबुल हसन इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए चित्रकारी के भाषा में। अबुल हसन जो है व्यक्ति चित्र में शहादत इनको हासिल था। इनको नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। तो ये आपको कुछ मुगल वंश के दरबारी चित्रकार का नाम था जो आपको फेमस है, इनका नाम याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की आपसी भेंट की चर्चा करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्टिन। कौन आंसर हो जाएगा? जस्टिन। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की आपसी भेंट की चर्चा कौन करता है? तो जस्टिन के द्वारा किया जाता है। प्लिनी जो है आपको नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखे हैं। ठीक, और मेगास्थनीज जो है आपको
305 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, उस जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी, उसके बाद आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीन आए थे। ठीक, तो 305 ईसा पूर्व के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीन आए। ठीक है, और इन्होंने आपको लगभग में 7 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे, मतलब 7। उसके बाद ये भारत में 7 प्रकार के समाज के बारे में उल्लेख किए हैं। उस समय 7 प्रकार के समाज के बारे में वो अपने पुस्तक इंडिका में उल्लेख किए हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीन की। कितने समाज की बात इसमें किया गया है? तो 7 प्रकार के। और मेगास्थनीन किनके दरबार में रहते थे? आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, याद रखिएगा। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की आपसी भेंट की चर्चा कौन की है? जस्टिन की है। किसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? अब देखिए कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो ये जो अभिलेख हो जाएंगे, एक नहीं बहुत सारा है। तो बताते हैं आपको कौन कौन है। तो इसमें मास्की है। कौन कौन है? तो इसमें जो है आपको एक मास्की है। ठीक, मास्की है। दूसरा जो है आपको गुर्जरा है। कौन? गुर्जरा है। ठीक, याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है तीसरा नेतुर है। कौन? नेतुर है। और चौथा जो है आपको उडे गोलम है। कौन है? उडे गोलम। तो ये चारों अभिलेख का आप लोग नाम याद रखिएगा, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडे गोलम। चलिए आगे हम आते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो किस में अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है? तो आपको गुर्जरा भी हो जाएगा, मास्की भी हो जाएगा। ये 2 अभिलेख में है, तो ये आंसर हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर में, सुमिलित कीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन हम जो मेरा प्रीवियस डिस्कशन देखे होंगे, सेट बना रहे हैं लगातार और डिस्कशन देख रहे हैं, वो लोग को क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन कुछ हो रहे हैं। होगा भाई, रिपीट काहे नहीं होगा? तो उन लोगों को जरूर फायदा होता होगा सेट बनाने से। तो देखिए इसमें अवध के संस्थापक कौन थे? तो अवध के संस्थापक आपको शहादत खां कहिए, या उनकी उपाधि क्या थी? बुरहानुल मुल्क कहिए। ठीक है, एक ही आदमी का नाम है। तो अवध का स्थापना कौन किए हैं? शहादत खां किए हैं। उसके बाद आपको कर्नाटक की स्थापना कौन किए हैं? सादुतुल्ला खां किए हैं। हैदरा की स्थापना चिनकलीज खां किए हैं। इनको आसफ जहां भी कह सकते हैं। ठीक, चिनकलीज खां कहिए या आसफ जहां भी कहिए, या निजाम उल मुल्क भी कहिए, एक ही आदमी का नाम है। तो हैदराबाद की स्थापना इन्होंने किया था, और बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। तो आराम से ऑप्शन आप लोग देख के बना लीजिएगा। अवध का 1 का 4 हो जाएगा, तो 1 का 4 यही है बी। और आपको हैदराबाद बी का 3 भी है। सी का बंगाल का क्या हो जाएगा? बंगाल का रुके बी का जो सॉरी हाँ, 1 का 4 सही है, और बी का 3 है। ठीक है, बंगाल का आपको क्या हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा, मतलब बी आंसर इसका सही है। तो 5 का क्या हो जाएगा आपको? बी। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा कानून 1856 में अंग्रेज हुकूमत द्वारा पास किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था आपको लाया गया था 1856 में। ठीक, धार्मिक आयोग्यता कानून 1850 में लाया गया था। दास प्रथा अधिनियम जो था 1843 ईस्वी में एलन बरो के द्वारा लाया गया था, एलन बरो के द्वारा। और समान सेवा भर्ती कानून जो है ये आपको ये भी 1849 या 50 के आसपास आया था। इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये आपको 56 में नहीं आया था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपको एक ही हो जाएगा, ए। 6 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक, 6 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? देखिए मयूर सिंहासन को ले गया नादिर शाह, जिसे नादिर शाह को क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। दिल्ली पर इसने कब अटैक किया था? तो आपको 1739 ईस्वी में अटैक किया था। तो 1739 ईस्वी में बादशाह कौन था? तो बादशाह था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का कार्यकाल है आपको कब है? तो 1720 से लेकर 48 तक, 1748 तक है। और इसी बीच नादिर शाह अटैक करके मयूर शासन लेके भाग गया। तो अंतिम सम्राट कौन होगा जो मयूर शासन में बैठा होगा? तो मोहम्मद शाह होगा। लेकिन मयूर शासन को बनवाया कौन था? तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो प्रथम सम्राट कौन था जो मयूर शासन को बनाया था? तो शाहजहां बैठा था, तो शाहजहां। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन क्या याद रखना है? तो नादिर शाह और मंगोलों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ है? तो करनाल का युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है? करनाल की, जिसमें करनाल
करनाल। कब हुआ है? तो आपको 1739 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, करनाल का युद्ध, ये करनाल कहाँ है? तो हरियाणा में है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे जहादार शाह है। उसके बाद आपको क्या, फर्रुखसियर है। तो जहादार शाह को आपको पता है क्या कहते थे? तो लपटन मूर्ख कहा जाता था, और फर्रुखसियर को घृणित कहा जाता था, याद रखिएगा। और मोहम्मद शाह जो थे वो रंगीला बादशाह इनको कहा जाता था। क्यों रंगीला बादशाह कहा जाता था? क्योंकि ये सुंदर युवतियों के प्रति अधिक आकर्षण रखते थे, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, बारूद का पहला प्रयोग किसने किया था? तो बारूद का पहला प्रयोग जो है वो आपको किए हैं, बारूद का पहला प्रयोग जो है वो किए हैं आपको मोहम्मद शाह प्रथम। कौन किए हैं? मोहम्मद शाह प्रथम। और मोहम्मद शाह प्रथम कौन है? तो बहमनी वंश के शासक थे। किनके पुत्र थे? तो अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू के पुत्र थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन हसन कौन है? तो अलाउद्दीन हसन शाह जो है इन्होंने ही बहमनी वंश की स्थापना आपको 1347 ईस्वी में की थी। ठीक, याद रखिएगा। तो बहमनी वंश की स्थापना कौन किया था? तो हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन शाह। और उन्हीं के पुत्र जो गद्दी पर बैठे 1358 ईस्वी में, उन्होंने ही बारूद का प्रथम प्रयोग किया था। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मोहम्मद शाह प्रथम। ठीक, और भारत में प्रथम बार तोप का प्रयोग कौन किया था? तो तोप अगर पूछे आप लोग से आंसर तो इसमें हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर। आगे वाला आंसर देखते हैं। 1930 ईस्वी तक डॉक्टर अंबेडकर देश के शोषित लोगों के लिए आवाज उठाने के कारण राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे। उन्होंने शोषित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग निम्नलिखित किस गोलमेज सम्मेलन में किया था? अब देखिए ऑप्शन क्या है, इसका आंसर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ही मुस्लिम लीग के द्वारा भी पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ही अंबेडकर के द्वारा भी अपने लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। अब गोलमेज सम्मेलन क्यों हो रहे थे? साइमन आयोग का जो रिपोर्ट आया था उसी रिपोर्ट के आधार पर भारतीयों को शासन में सम्मिलित करने के लिए यह सम्मेलन हो रहा था, याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं इसमें प्रथम आंसर हो जाएगा आपका 9 का प्रथम हो जाएगा। ठीक, अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुए हैं? तो 1930 में हुआ था। द्वितीय कब हुआ है? 1931 में हुआ है। तृतीय कब हुआ है? तो 1932 में हुआ है। ठीक है, तो 1900 एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो तीनों भारत के जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तो B.R. अम्बेडकर थे। 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि की तरफ से भाग लिए थे। इसमें आपको एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू भी गई थी, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से नहीं गई थी, मलिक भारत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की तरफ से गई थी। ये बात याद रखिएगा। B.R. अम्बेडकर भी मौजूद थे वहाँ पे, M.R. जयकर भी थे, हिंदू महासभा की तरफ से गए थे, सप्रू भी गए थे उदारवादी दल की तरफ से द्वितीय में। ठीक, और आपको मोहम्मद अली जिन्ना भी गए थे मुस्लिम लीग की तरफ से, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, और महात्मा गांधी भाग लिए थे तो वो किस जहाज से बैठ के गए थे? तो INS राजपूताना से गए थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। कांग्रेस की आलोचना करने वाली पत्रिका कौन थी? तो इसमें आपको काल जो जेपे के द्वारा जारी किया गया था उस के द्वारा, मतलब काल जो मैगजीन है उसको कौन लिखते थे? प्राजेपे, जो अंग्रेज थे। तो इन्होंने कांग्रेस की आलोचना किया था। और उसके बाद आपको केसरी के जो बाल गंगाधर तिलक जो आपको गर्म दल के नेता थे, इनके द्वारा भी कांग्रेस की आलोचना की जाती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ई आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये जो है बंगवासी जो है आपको बंगाल से इसका प्रकाशित हुआ था। गदर का जो मैगजीन है उसको कौन निकाले हैं? तो इसको निकाले हैं लाला हरदयाल। ठीक, कहाँ से? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से। किस भाषा में? तो उर्दू में, गुरुमुखी में, अंग्रेजी में, गुजराती में, हिंदी में। प्रथम में जो गदर जो था उसका प्रथम पत्रिका जो निकला किस भाषा में निकला? तो उर्दू में निकला, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आज नेक्स्ट आते हैं। कालिदास द्वारा कौन सी रचना काव्य संग्रह है? तो कालिदास की सभी रचनाएं हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय कालिदास जो है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहिए, उनके दरबार में रहते थे नवरत्न में। इन्हीं के दरबार में अमर सिंह भी रहते थे जिन्होंने अमर कोश की रचना किया था। ठीक है, और बहुत सारे 9 आदमी रहते थे। 9 आदमी के नाम हम पिछले वीडियो में बताए हैं, आप लोगों को याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा की प्रसिद्ध इलाहाबाद के पत्थर के खंभे पर शिलालेख उत्कीर्ण है? तो इनमें आपको जो आपको इलाहाबाद में है शिलालेख, किनका शिलालेख मिलता है आपको? निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के प्रसिद्ध इलाहाबाद पत्थर के खंभे
पर शिलालेख उत्कीर्ण है, तो इसमें आपको जो हो जाएगा, आपको अशोक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अशोक आंसर हो जाएंगे। ठीक, सॉरी, केवल अशोक ही नहीं होंगे, एक मिनट रुकिए, केवल अशोक ही नहीं होंगे, इसमें आपको अशोक भी हो जाएंगे, एक में अशोक हो जाएंगे, समुद्रगुप्त भी हो जाएंगे, इनका भी इलाहाबाद के पत्थर पर नाम उल्लेख है। इसके साथ साथ अकबर भी हो जाएंगे, लेकिन अकबर इस ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर ए और बी है, तो आंसर ई हो जाएगा। अब देखिए, अशोक के अभिलेख को जो पहले कहाँ था, तो ये पहले कौशाम्बी में हुआ करता था, उसको अकबर के द्वारा उठा कर लाया गया था इलाहाबाद के किला में, ये बात याद रखिएगा। और दो और अभिलेख जो उठा के दूसरी जगह से दिल्ली में लाए गए थे, टोपरा से दिल्ली लाया गया था एक अभिलेख, और एक अभिलेख मेरठ से दिल्ली लाया गया था। कौन लाए थे? फिरोज शाह तुगलक लाए थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इसे रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। कब रद्द किया था? तो 1881-82 में, 1881-82 में इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक, लॉर्ड रिपन जो है उनको भारत में स्वदेशी क्या कहते हैं, स्वशासन के जनक कहा जाता है, स्वशासन के जनक कहा जाता है। स्वशासन का उल्लेख चोल काल में उत्तर मेरेरू अभिलेख में भी मिलता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन कौन लाए थे? तो लॉर्ड लिटन रहे थे। लॉर्ड लिटन का शासनकाल कब है? तो 1876 से लेकर 80 है। ठीक, याद रखिएगा। और लॉर्ड लिटन जो है, लॉर्ड लिटन भारतीयों के खिलाफ में अनेकों काम किए थे, ये बात याद रखिएगा। रिपन को भारत का उदारक भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के पक्ष में बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, एक आपको याद होगा, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इल्बर्ट बिल, इसको कौन लेकर आए थे? तो रिपन लाए थे। इल्बर्ट बिल लाने का विवाद हो गया था, विवाद के बाद रिपन को त्यागपत्र देकर भारत से लौटना पड़ा था। अब इल्बर्ट बिल है क्या? तो इसमें भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों का मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अमेरिका के फ्री हिंदुस्तान अखबार कौन शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री अखबार हिंदुस्तान जो है उसको शुरू करने वाले जो थे वो तारकनाथ दास थे। कौन थे? तारकनाथ दास। ठीक, इन्होंने तारकनाथ दास ही 1907 ईस्वी में अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता लीग का स्थापना भी किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं मौर्य प्रशासन में, इसमें कौन सा सही है? तो मौर्य प्रशासन में जो हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा आपको 100 ग्राम के समूह को संग्रहण कहा जाता था, याद रखिएगा। चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ऐसे शामिल कर दिया गया उसको, तो शामिल कर दिया गया। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, तो बाबा रामचंद्र जो थे अवध के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। अवध में ही बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध किसान सभा का गठन किया गया था 1920 ईस्वी में। ठीक, जो प्रतापगढ़ जिला में पड़ता है। अवध किसान आंदोलन के दौरान बाबा रामचंद्र के द्वारा रामचरितमानस का पाठ करके लोगों को संगठित किया जाता था। बाबा रामचंद्र जो थे वो कहाँ के निवासी थे? वो थे महाराष्ट्र के निवासी थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, वैदिक काल में सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वैदिक काल में सामाजिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ऋग्वैदिक काल वर्ण व्यवस्था पर का कोई चिन्ह नहीं था, ये तो साफा गलत है, क्योंकि 10वें मंडल में 4 प्रकार के, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 प्रकार के वर्ण की बात की गई है। ठीक, तो ये तो गलत है, तो असत कौन है? ये हो गया गलत। आगे हम देखते हैं, वैदिक समाज प्रतिशतात्मक एवं प्रतिवंशीय था, बिल्कुल सही है। पुत्रियों को संपत्ति का अधिकार था, हाँ ये भी था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में बटा था, बिल्कुल बटा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ए जो है यही गलत है, बाकी सब सही है। चलिए, भारत में प्राचीन काल में पदनाम जन या जाति किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो प्राचीन काल में जो जन या जाति का प्रयोग किया जाता था वो आपको किया जाता था स्वच्छ राजनीतिक इकाई के लिए किया जाता था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, शक शासक रुद्रामन ने शक शासक जो थे रुद्रामन ने गिरनाल पर्वत पर सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। उस समय गुजरात का प्रांतपति कौन था? तो उस समय गुजरात का जो प्रांतपति हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा आपको सुविशाख थे, और सुविशाख थे। अब कुछ हम जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल से आप लोग को चर्चा करते हैं। तो जो सुदर्शन झील है उसकी सबसे पहले निर्माण कौन कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, के प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने किया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में
या पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त के द्वारा किया गया था, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अशोक ने भी इस अपने राजपाल तुषाशय के द्वारा मरम्मत कराया था और यहाँ से एक नहर निकलवाया था, याद रखिएगा। तो अशोक के काल में भी इसका मरम्मत कराया गया था सुदर्शनशील का। उसके बाद रुद्रदामन जो थे उनके समय भी बहुत अधिक बारिश हुई इसके आसपास में, तो झील टूट गया। झील जब टूट गया तो फिर मरम्मत कराई गई, ये बात याद रखिएगा। तो मरम्मत अब की बार कौन कराया? तो सुविशाख कराया, ठीक, सुविशाख कराया। तो यही आपसे पूछा गया है रुद्रदामन, ठीक। तो आपका कौन रुद्रदामन के समय निर्माण कौन कराया? सुदर्शन झील का, तो सुविशाख कराया। इसके बाद एक और बात है, स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने भी अपने जूनागढ़ अभिलेख में इसकी चर्चा की है और उनके द्वारा भी इसका निर्माण कराया गया था। उनके जो प्रांतीय शासक थे पौनदंत, उनके पुत्र जो थे चक्रपालित, उनके द्वारा भी सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले कौन कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद अशोक के काल में इसका मरम्मत किया गया, रुद्रदामन के काल में मरम्मत किया गया और स्कंदगुप्त के काल में भी इसका मरम्मत किया गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। कार्ले का चैत्य का निर्माण हुआ है, कार्ले का चैत्य का निर्माण हुआ है सातवाहन काल में। ये कार्ले का चैत्य जो है कहाँ पे है? बौद्ध मंदिर से संबंधित है। ये जो है बौद्ध विहार है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। ये पत्थर को काट के बनाया गया है, ये बात याद रखिएगा। इसको पुष्पदत्त ने निर्माण कराया गया था, जो आपको सातवाहन वंश से संबंधित है। तो कार्ले का चैत्य का निर्माण सातवाहन वंश के द्वारा कराया गया है। नेक्स्ट आते हैं, सतकथन का पहचान करें। तो सतकथन इसमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें जो सतकथन हो जाएंगे उसमें हो जाएगा आपको तक्षशिला विद्रोह दबाने वाले अशोक में सुसीम गया। कहने का मतलब है तक्षशिला विद्रोह दबाने पहले अशोक बाद में सुसीम गया, नहीं, पहले सुसीम गया बाद में अशोक गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया। तो एक तो कथन गलत है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसर कहा गया, बिल्कुल सही है, ठीक, तो ये सही है। मालवा जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की, ये भी सही है। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए आला कहता था, नहीं कहता था, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं, कथन किसका है? किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये जो होगा आपको, ये हो जाएगा आपको दक्कन विद्रोह से संबंधित हो जाएगा। नहीं, दक्कन विद्रोह से नहीं, एक मिनट, ये जो हो जाएगा आपको पाबना विद्रोह से संबंधित हो जाएगा। किस विद्रोह से? पाबना। कि हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत रहना चाहते हैं, ये पाबना विद्रोह से संबंधित हो जाएगा। तब पाबना विद्रोह जो है बंगाल में हुए थे, कब हुए थे? तब पाबना विद्रोह 1873 से लेकर 76 के बीच हुआ था, जो लगान वृद्धि के कारण यह विद्रोह हुआ था। उसके बाद जो तेभागा विद्रोह है ये भी बंगाल में हुआ था, ठीक है। जो जिसके नेता कौन थे? कंपार राम सिंह और भौना सिंह थे। मोपला विद्रोह के बारे में हम बार बार बताते हैं, एक किसान विद्रोह था जो 1921 ईस्वी में मुख्य रूप से हुआ था। उसके पहले अनेक बार विद्रोह हो चुके थे, लेकिन 1921 वाला चर्चा में रहता है। यहाँ पे धनिक वर्ग जो थे वो हिंदू थे, जो जमींदार थे हिंदू थे, और किसान गरीब जो थे वो मुस्लिम थे, ठीक है। तो 1921 ईस्वी में यह विद्रोह, मोपला विद्रोह, सांप्रदायिक रंग ले लिया था, ठीक, जिसमें महात्मा गांधी और अली बंधु भी इस विद्रोह में मतलब अपना पक्ष समर्थन मुस्लिम रैयतों को दिए थे, ये बात याद रखिएगा, ठीक। और इसके नेता जो थे मोपला विद्रोह के, अली मुशियार थे, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह हुआ कहाँ था? तो केरल में हुआ था। केरल ऑप्शन नहीं रहता, मलाबार तट आंसर ऑप्शन होता है, तो उसमें आप लोग मलाबार तट भी आंसर लगा सकते हैं इजीली। तो इतना आपको क्वेश्चन मोपला विद्रोह से बनेंगे जो आप लोग को बता देंगे। दक्कन विद्रोह जो है आपको ये महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें साहूकारों के विरोध में हुआ था। एक साहूकार जो था कालूराम, वो क्या किया था कि एक ब्राह्मण जो थे उनका घर को नीलामी के लिए डिग्री प्राप्त कर लिया था। उसके बाद यह विद्रोह शुरू हो गया था। आप लोग यहाँ पे ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख जारी करने की शुरुआत किस वंश का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सर्वप्रथम हिंदी
में अभिलेख जारी करने की शुरुआत किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? तो इसकी शुरुआत सेन वंश के शासकों द्वारा किया गया, जो बंगाल में शासन करते थे। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन के द्वारा किया गया है। सेन वंश की राजधानी नदिया थी, ठीक। और सेन वंश के ही एक शासक थे लक्ष्मण सेन, जिनके दरबार में जयदेव और धोई नामक दो कवि रहते थे। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद नामक किताब लिखा गया और धोई के द्वारा पौंदूत नामक किताब लिखा गया। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग का, सत्य कथन का पहचान कीजिए। तो सत्य कथन इसमें क्या करना है आप लोग को पहचान करना है। आइए पहचानते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी की संरक्षण दिया था, बिल्कुल दिए थे। फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जियाउद्दीन बर्नी रहा करते थे, ये सही होगा। सिकंदर लोदी वृद्ध महिलाओं को पीर, संत और मजार पर जाने से रोक दिया, ये भी सही है। ये काम किया था सिकंदर लोदी ने, रोक दिया था। लोहार वंश के संस्थापक ललितादित्य मुक्तापिंड थे, ये नहीं, गलत है, ये गलत है। लोहार वंश के संस्थापक जो है संग्राम राज थे। लोहार वंश जो है आपको कश्मीर में शासन करता था। आपको ललितादित्य मुक्तापीठ जो है आपको ये थे कारकोट वंश के शासक, ये भी आपको कश्मीर में लोहार वंश के पहले शासक करता था। तो कारकोट वंश के प्रतापी शासक थे ललितादित्य, ठीक। लेकिन कारकोट वंश की स्थापना इन्होंने नहीं किया था। कारकोट वंश की स्थापना किए थे दुर्लल वर्धन, ठीक, दुर्ल वर्धन। थोड़ा सा आवाज़ यहाँ पे हमारा खराब आ रहा है, दुर्ल वर्धन आप लोगों को लिख के बता दिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे ए कथन गलत है, सी गलत है, ए सही था, बी सही था। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर निर्माण भोज द्वारा कराया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, सत्य कथन कौन है, तो 24 का ई हो जाएगा, क्योंकि एक बी को छोड़ के बाकी सब सही है। नेक्स्ट आगे आते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति कौन था? तो बुद्ध जो है बौद्ध धर्म में सबसे अंत में किनको रूपांतरित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभक्ष। कौन थे? सुभक्ष थे। आनंद महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। संतुलन काल में वकील दल का मुख्य कार्य क्या था? तो संतुलन काल में वकील दल का मुख्य जो कार्य था वो आपको क्या कार्य था? तो वो राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करते थे, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो पाबोस का सीधा और पैबोस जो है, मतलब पैबोस का प्रचलन कौन किए थे? तो आप लोगों को पता है कि सीधा और पैबोस का प्रचलन कौन किए थे? तो बलबन के द्वारा किया गया था, ये बात याद रखिएगा, ठीक। सीधा और बलबन के पैबोस का प्रथा कौन प्रचलन किया था? बलबन। तुर्क ए चिलगानी जिसको स्थापना आपको इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ बलबन का जो बचपन का नाम था बहाउद्दीन था। बलबन जो था नसरुद्दीन शाह के बाद शासक पर बैठा था। नसरुद्दीन शाह कौन था? तो नसरुद्दीन था दिल्ली में सिलाई करके अपना जीवन कार्य चलाता था और बलबन के सहयोग से गद्दी पर बैठा। चलिए, अब बलबन का बचपन नाम क्या था? बहाउद्दीन था, याद रखिएगा। किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहे अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको कहा गया है वाजिद अली शाह के द्वारा। कौन कहे हैं? वाजिद अली शाह। लेकिन जब भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा जब आतंकवादी गतिविधियाँ चलाई जाती थी, हिंसक गतिविधियाँ चलाई जाती थी, तो उस समय इसका प्रयोग जेल में रहने के दौरान खूब किया जाता था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, कांकोरी कांड मुकदमा में सरकारी वकील थे। तो काकोरी कांड मुकदमा जो चला उसमें जो सरकारी वकील थे वो आपको जगत नारायण थे, याद रखिएगा, ठीक। काकोरी कांड जो मुकदमा है 1925 इसमें घटना है। इसमें आपको ट्रेन को लूट लिया गया था। इसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह तथा राजेंद्र लड़िया, 4 क्रांतिकारी जो थे, इनको फांसी की सजा हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद कांकोरी कांड से जुड़े थे, लेकिन ये फरार हो गए, ये बच के निकल गए। तो राजेंद्र लड़िया, अशफाक उल्ला खां, ठीक, और उसके बाद आपको रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी चारों आदमी को फांसी की सजा हुई थी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चौरा चोरी की घटना संबंधित है। तो चौरा चोरी की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। यह जो घटना है आपको
असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो ये चारों ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। और चौरा चौरी घटना के बाद ही आंदोलन के हिंसक गतिविधियों से गुस्सा आके गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक, चौरा चौरी जब कांड हुआ तो गांधी जी कहाँ थे, तो गुजरात में थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक, असत्य कथन की जांच करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असत्य कथन की जांच आप लोग करना है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, बुध के हाँ 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। बुद्ध के धार्मिक विचारों और कथनों का शतक सूत पिटक नामक अभिलेख में है। ये बिल्कुल सही है आपका, सूत पिटक में इसका उल्लेख है, बुद्ध के धार्मिक विचारों और कथाओं का। विनय पिटक की रचना दूसरी बौद्ध संगति में की गई थी। विनय पिटक और सूत पिटक की रचना जो थी प्रथम बौद्ध संगति में हुई थी, द्वितीय में नहीं, तब बी गलत है। ठीक, तीसरी बौद्ध संगति में संस्कृत को संरक्षण प्रदान किया गया था, ये भी गलत है। और जैन साहित्य भगवती सूत्र में सूर्य महाजनपद का उल्लेख मिलता है, ये सही है। तो आपको ए और डी सही है, तो असत कौन है, बी और सी गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम बताते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको आ जाएगा, सूत पिटक जो है उसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और नियम का उल्लेख है, अभी बताएं थोड़ा देर पहले। और विनय पिटक में बौद्ध संघ के संगठनों और उससे संबंधित नियम का उल्लेख मिलता है। ठीक, और अभिधम पिटक जो है उसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। ये तीनों बात आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा बौद्ध सम्मेलन जो हुआ 32 नंबर निम्नलिखित कालक्रम सजाना है। तो इसमें जो आंसर हो जाएंगे आपको 32 नंबर में, इसमें आपको हो जाएगा सबसे पहले घटना। देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए, खुद से दिमाग लगाए बताइए, निम्न को कार्यक्रम सजाना है। दूसरी गोलमेज सम्मेलन गांधी रिविन, तीसरी गोलमेज सम्मेलन कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट। तो इसमें देखिए सबसे पहले गांधी रिविन समझौता होगा, तब ना गांधी जी दूसरे में भाग लेंगे। और जब गांधी में भाग लेंगे तो दूसरे गवर्नमेंट सम्मेलन में किस बात पर विवाद होता है, तो आरक्षण को लेकर विवाद होता है, पृथक निर्वाचन को लेकर विवाद होता है, जिसमें बी आर अम्बेडकर के द्वारा मतलब जो प्रथम प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मांग कर दी गई थी पृथक निर्वाचन का। दूसरी आपको गोलमेज सम्मेलन में भी उसी का जाप कर रहे थे, उसी वही मांग कर रहे थे, विवाद हो गया। तो गांधी रिविन समझौता हुआ, भाग लेने का दूसरा में तो विवाद हुआ। उसके बाद में क्या हुए, वहाँ से लौट के आ गए गांधी जी। उसके बाद फिर से अपना आंदोलन शुरू कर दिए, जेल में गए। जेल में जाने के बाद में आपको क्या हुआ, तब तक कम्युनल अवार्ड की घोषणा हो गया। कम्युनल अवार्ड की जब घोषणा हो गई तो आपको पूना पैक्ट हुआ। ठीक, पूना पैक्ट हो गया। जब पूना पे गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता हो गया, तब जाके तीसरा गवर्नमेंट सम्मेलन हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग कर में याद रखिएगा। सबसे पहला काम क्या हुआ है, तो सबसे पहला काम गांधी इरविन समझौता हुआ है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। दूसरा गवर्नमेंट सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ है। कम्युनल अवार्ड आपको 16 अगस्त 1932 को मिला है। ठीक, तीसरा आपको सम्मेलन जो हुआ है 17 नवंबर 1932 को हुआ है। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या होता है, पहले दो होता है, पहले गांधी रिविन समझौता होता है, तब उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, तब आपको क्या होता है, आपको पूना पैक्ट होते हैं। तब क्या होता है, नहीं कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है। मतलब 3 नंबर क्या होता है, 213 213 देखिए तो कहीं है, 213 तो कहीं नहीं दिख रहा है अभी तक। उसके बाद आपको पूना पैक्ट होता है, तो गोलमेज सम्मेलन होता है तीसरा, तब 5-4 2 1 3 5 4 213 और 54 213 कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई। तब 32 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको ई हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है डलहौजी के काल में क्या घटित नहीं हुआ था। तो डलहौजी के काल में दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुए थे 1950-51 में। ठीक, तीसरे आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुए थे 1885 में हुआ था।
इसके बाद अब बर्मा को क्या किया गया, आपको मिला लिया गया किस में, तो भारत में लिया गया। और 1935 के अधिनियम के तहत 1936 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और बर्मा को 1948 ईस्वी में आज़ादी भी दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। ठीक। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुए थे आपको कब हुए थे, 1824 से लेके 28 ईस्वी के बीच हुआ था और ये याडबू के संधि के तहत खत्म हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, इतना बात याद रखिएगा आप लोगों। तो डलहौजी के काल में क्या घटित हुआ था, दूसरे आंग्ल बर्मा युद्ध हुए थे, बिल्कुल सही है। कलकत्ता से आगरा टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई, बिल्कुल 1853 ईस्वी में बिछाए गए थे। मुंबई से थाने रेलवे लाइन चला, बिल्कुल 1853 ईस्वी में चला था। और डलहौजी का कार्यकाल कब है, तो 1848 से लेकर 56 तक है। तो ABC वाला तीनों काम किए गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई नहीं, ये गलत है। तो कौन सा घटित नहीं है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना डलहौजी काल में नहीं हुआ था, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें सत्य कथन आप लोगों को पहचान करना है। तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया, बिल्कुल किया गया, सही है। और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है, ये बात याद रखिएगा, मुंबई में। ठीक, तो आपको 1 नंबर सही है। नेक्स्ट आते हैं, यह प्रथम भारतीय संगठन था जिसने पूना में एक कन्या विद्यालय खोला, बिल्कुल सही है। ठीक, इसके द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई, बिल्कुल। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो थे ज्योतिबा फुले, उनके द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना भी की गई थी। इनकी पत्नी का नाम जीजाबाई फुले था, नहीं, इनकी पत्नी का नाम जो था सावित्री फुले था। तो आपको डी गलत है। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, सत्य पूछ रहा है, क्या सत्य पूछ रहा है, देखिए इसमें सत्य पूछ रहा है, तो सत्य ABC तीनों हो जाएंगे, मतलब ई आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 34 का क्या आंसर हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग से क्या कहता है, निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है, निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना बिल्कुल की गई थी, कब किया गया था, 1817 ईस्वी में। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, नहीं। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी होगा तो गोपाल कृष्ण गोखले होगा। पीपुल है तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे, तो ये गलत है, बी गलत है। और आगे देखिए, पुनः सार्वजनिक सभा का MG रानडे बिल्कुल सही है और इनके सहयोगी थे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 ईस्वी में MN राय के द्वारा खोला गया था, स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत क्या है, तो बी आंसर है। 35 के 35 क्या हो जाएंगे, पी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सुमिलित कीजिए भौतिक राशियाँ और इकाई। इसमें आपको मिलाना है, साइंस का क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन अब समाप्त होते हैं, साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है। तो इसमें सुमिलित करना है आप लोग को, मिलाना क्या है, तो त्वरण जो है किससे संबंधित है, तो त्वरण जो हो जाएगा, इसका इकाई क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। ठीक, वेग बटा समय होता है। वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है आपको चाल, मतलब क्या कहते हैं उसको, वेग बराबर जो होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा दूरी। तो विस्थापन का क्या ऐसे यूनिट है, मीटर बटा सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, त्वरण जो है वेग बटा समय है, विस्थापन का मीटर पर सेकेंड होता है और सेकेंड नीचे है, फिर सेकेंड हो गया, तो ये ऊपर चल जाएगा, मीटर बटा सेकेंड गुने 1 बटा सेकेंड। ठीक, तो मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा किसका, आपको त्वरण का ऐसा यूनिट, याद रखिएगा। ठीक, त्वरण का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। बॉल का ऐसा यूनिट क्या होता है, आपको पता है, न्यूटन होता है। और कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। आवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिए, 1 का 4 हो गया, तो 1 का 4 आपको कहाँ है, डी में है। उसके बाद बी का, बॉल का न्यूटन में, बी का 3 सही है। सी का क्या है, कार्य का आपको क्या होगा, जूल होगा, सी का 1 हो जाएगा। और डी आयोग का क्या होगा, 2 होगा, डी का 2 हो जाएगा, आंसर हो गया डी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद होता है, तो पेट्रोलियम जो परिसंस्करण का उप उत्पाद होगा उसमें आपको क्या हो जाएगा, इसमें पेट्रोल भी हो जाएगा, पेट्रोल के साथ साथ चारकोल नहीं होगा, एस्फॉल्ट हो जाएगा, ये होता है। इसके साथ साथ डीजल, केरोसिन तेल, ये सब आपको पेट्रोलियम का सह उत्पाद है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। नेफ्था और पारफिन मोम भी पेट्रोलियम का सह उत्पाद है, ये बात याद रखिएगा। तो पेट्रोल, चारकोल, डीजल, केरोसिन तेल, नेफ्था, परफ्यूम मोम
चार चारकोल नहीं, जो क्या कोलताल, कोलताल जो होता है ना पिच बनाने के लिए प्रयोग होता है, उस वो भी आपको पेट्रोलियम का सह उत्पाद है। कोयला और चारकोल जो है ये आपको पेट्रोलियम का सह उत्पाद नहीं है, ठीक, याद रखिएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा, तो आंसर ई हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। प्रकाश का रंग निर्धारित करता है, तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित करता है वो तरंगध्वज निर्धारित करता है, ठीक है, तरंगध्वज निर्धारित करता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। ध्वनि कितना तेज होगा वो आयाम से डिसाइड होता है। खूब ज़्यादा साउंड वाला जो ध्वनि होगा वो आयाम पर निर्भर करेगा। ध्वनि कितना सुंदर होगा, कितना मीठा होगा, कितना पतला होगा, वो आपको निर्भर करेगा क्या चीज़ पर होता है, आवृत्ति पर, ठीक, आवृत्ति पर। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो हम ध्वनि की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या कहा, प्रकाश का रंग निर्धारित करता है तरंगध्वज, ठीक। जब प्रकाश को प्रिज्म के माध्यम से गुजारते हैं तब क्या होता है, प्रकाश टूट जाता है 7 भागों में, ठीक। तो तरंगध्वज जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे ऊपर रह जाता है, बहुत कम विक्षेपित होता है। जिसका तरंगध्वज सबसे कम होता है वो नीचे चला जाता है। तो लाल रंग का तरंगध्वज सबसे अधिक होता है, ठीक है, बैंगनी रंग का तरंगध्वज सबसे कम होता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, वाहनों की पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वाहन है, वाहन के पीछे की गाड़ी को देखने के लिए आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण की विशेषता होती है कि उसमें प्रतिबिंब सीधा बनते हैं, मतलब उत्तल दर्पण जो होता है प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और आपको क्या होता है इसके साथ साथ उसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए, सॉरी, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होंगे, कहा जाने क्या हो गया आज हमको, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होंगे वो सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा, इसके साथ साथ दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। और सीधा जो प्रतिबिंब बनते हैं, जो भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा वो आपको आभासी बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे गाड़ी दूर से ही दिखाई दे देता है। तो जो वाहनों में साइड मिरर के रूप में पीछे के गाड़ी को देखने के लिए प्रयोग होता है मिरर, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए जो हम दर्पण उपयोग करते हैं वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। आपको दांत रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दांत को देखने के लिए। समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग शीशा, जो मुंह देखा जाता है चेहरा घरों में, उसको करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। इसके और बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पे जानने की आपको आवश्यकता है नहीं। आगे बढ़ेंगे। ध्वनि का वेग वायु में अनुमानतः क्या होता है, तो लगभग पूछा है, तो लगभग करीब यही है 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि का वेग जो होता है वायु में 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक, याद रखिएगा। बादलों की दिशा एवं गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो यंत्र होता है नेफ्रोस्कोप, याद रखिएगा। अब इसमें सम्मिलित करना है, क्या सम्मिलित करना है, तो एक्स किरण जो होता है वो आपको क्या होता है, एक्स किरण की खोज कौन की है, तो राटजन की है, याद रखिएगा। रेडियो तरंग जो है वो मार्कोली के द्वारा किया गया है, तो सी का 4 हो जाएगा। सेफ्टी लैंप जो आपको कोयला खनन के लिए उपयोगी होता था, उपयोग किया है डेवी के द्वारा, क्योंकि अगर हम लोग लैंप लेके जाएंगे सिंपल तो कोयला खान में आग लग जाएगा कि मीथेन गैस की उपस्थिति कारण, तो सेफ्टी लैंप का उपयोग किया गया डेविड के द्वारा। उसके साथ टाइपराइटर का आविष्कार जो किया गया सोल्स के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका मिलान कर लीजिए, इसके आंसर हो जाएंगे आपको ये आंसर हो जाएगा, ठीक, कौन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस में फूल पाया जाता है। तो आप लोग को जैसे बायोलॉजी में पढ़ाए हैं तो वहाँ पे बताए हैं, ठीक। तो इसमें जो फूल पाया जाएगा वो हो जाएगा आपको आवृत्ति बीज पौधा, आवृत्ति बीज पौधा में फूल पाया जाता है। चलिए आगे आते हैं। जितने पादप किंडम है 2 पार्ट में बांटते हैं, एक आवृत्ति बीजी, एक अनावृत्ति। अनावृत्ति जो होते हैं वो आपको 3 पार्ट में बांटा जाता है, थैलोफाइटा, बायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, ठीक। आवृत्ति बीजी फूल वाला पौधा को नग्न बीजी में बांटते हैं, ठीक, एक नग्न बीजी होते हैं, एक क्या होते हैं आपको फल के अंदर बीज रहने वाले होते हैं। फल के अंदर जो बीज होते हैं उसको 2 पार्ट में बांटते हैं, एक बीज पत्र, 2 बीज पत्र, ये सब आप लोग को बताए हैं, ठीक। चलिए, तो जो निम्नलिखित में से फूल पाया जाता है वो किस में पाया जाएगा फूल आपका, तो आपको फूल पाया जाएगा आवृत्ति बीज में। बल का गुणनफल क्या होता है, तो बल बराबर ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है एम ए। एम क्या है, तो मास है, द्रव्यमान है, और ए क्या है, त्वरण है। तो ए गुणे ए, और
बल किसका गुणनफल है, तो द्रव्यमान और त्वरण का हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको जो आंसर हो जाएंगे वो श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए श्वेत फास्फोरस को ये तुरंत जैसे ही आप निकालिएगा इसको खुला में तो ये जलने लगेगा, इसीलिए इसको पानी में डुबा कर रखा जाता है। उसी तरह से सोडियम को किरोसिन ऑयल में डुबा कर रखा जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ऑक्टोपस किस श्रेणी का जीव है, तो ऑक्टोपस को हम लोग एक मोलस्का में डालेंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नदी में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदी में जो जल प्रदूषण की माप की जाती है वो पानी में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है, यदि ऑक्सीजन कम घुला है मतलब प्रदूषण अधिक है। ठीक, तो ये आपको 47 के जी हो जाएगा। और जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होंगे वहाँ पे लाइकेन नहीं पाया जाएगा। ठीक, लाइकेन नहीं पाया जाएगा तो वायु प्रदूषण का सूचक क्या है, लाइकेन है। लाइकेन में क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, तो कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है, ये बात याद रखिएगा। ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल है। तो ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत हम ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल करते हैं। मतलब ऑर्थोपोडा जो है किस समूह के अंतर्गत शामिल करते हैं, तो मोलस्का समूह के अंतर्गत शामिल करते हैं, तो इसमें नहीं है कोई। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। ठीक, चलिए, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है, तो Hg मरकरी को बताता है, याद रखिएगा। जब हम टारगेट अपडेट देके ग्रुप आपको डिस्कशन कराते हैं, रात में जो क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो आएगा क्वेश्चन भाई, जो आप लोग समझते ही हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, बिल्कुल सही है। दोनों बहुलक है, सही है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, नहीं, गलत है। स्टार्च को आयोडीन के साथ जब मिलाइएगा तो ब्लू रंग प्रदान करेगा, सेलुलोज ऐसा नहीं करता है। तो ये आंसर क्या हो जाएंगे, सी। केवल स्टार्च आयोडीन के साथ रंग प्रदान करता है, सेलुलोज नहीं। बाकी सब सही है। दोनों ग्लूकोज अणु में निर्मित है, बिल्कुल सही है। तो ए और बी और डी सही है, लेकिन सही नहीं है कौन, तो सी सही नहीं है। ठीक, तो सी आंसर हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पदार्थ के संयोग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संयोग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो पदार्थ के वेग, देखिए पदार्थ के संयोग कह रहा है, वेग कह रहा है, तो संयोग का होता है P बराबर mv होता है। ठीक, और वेग कह रहा है, वेग बराबर v होता है, तो v से v को काटिए, अनुपात हो गया, मतलब संयोग का अनुपात और वेग का अनुपात हो गया। तो क्या मिला आपको, क्या मिला, तो आपको द्रव्यमान मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएंगे सी। आंसर क्या हो जाएंगे, सी, क्या, द्रव्यमान, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य क्या, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन जो है वो कार्य करता है अपकेंद्रीय बल पर। ठीक है, अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करता है। आपको दूध से क्रीम जो निकाला जाता है वो भी अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ पे घर्षण कम रहता है। ठीक है, इसीलिए आदमी फिसल जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुमंडल का दाब जो होता है कम हो जाता है और गुब्बारे के अंदर का दाब उतना ही रहता है, जिसके कारण फैलना शुरू करेगा। फैलेगा तो गुब्बारा फट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, वायु दाब घट जाता है, इसीलिए फट जाता है गुब्बारा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 54 का। 55 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो गतिज ऊर्जा किस में नहीं है, तो चलती हुई गोली में है, बिल्कुल है गतिज ऊर्जा। चलती हथौड़ी बिल्कुल है, बहता हुआ पानी है। घिसा हुआ धनुष में क्या है, आपको गतिज ऊर्जा नहीं है, बल्कि किसमें क्या है, स्थिति ऊर्जा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन गैस नहीं है। तो कमरे के ताप पर इसमें जो गैस नहीं है वो आपको हाइड्रोजन गैस है, कमरे के ताप पर फ्लोरीन है, हीलियम है, लेकिन आयोडीन जो है कमरे के ताप पर गैस नहीं होता है, बल्कि ठोस रूप में होता है, याद रखिएगा। तो 56 के डी हो जाएगा। नीलत होता जो है, नीलत होता किसको कहते हैं, तो नीलत होता जो होते कहते हैं वो हम कहते हैं नीलत होता कॉपर सल्फेट को कहते हैं, CuSO4 5H2O। ठीक, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हो गया नीलत होता, उसको कहते हैं किसको, कॉपर सल्फेट को। और देखिए हारा थोथा या हारा कशिश जो है फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O को कहते हैं। ठीक है, तो हारा थोथा किसको कहते हैं, तो हारा थोथा कहते हैं आपको फेरस सल्फेट को, नीलत होता कॉपर सल्फेट को, लाल थोथा कोबाल्ट सल्फेट को, और उजला थोथा जिंक सल्फेट को। याद रखिएगा, सब चारों पूछता है क्वेश्चन। पोलियो टीकाकरण
में प्रवेश कराया जाता है तो पोलियो टीकाकरण में एंटीजन को प्रवेश कराया जाता है 58 से हो जाएगा। गुणसूत्र की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है तो गुणसूत्र की जो सर्वाधिक संख्या है वो पाई जाती है अफियोग्लोसस में, अफियोग्लोसस में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ये किडनी के ऊपर होता है, इसे लड़ो उड़ो और जागो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये संकट के समय जब आप रहिएगा तो ये आपको स्रावित होने लगता है। जैसे आपका रुआ खड़ा हो जाएगा, पसीना आने लगेगा, ये सब काम इसमें होने लगता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सबसे छोटी ग्रंथि है, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। और ठीक, ये बात याद रखिए। थायराइड ग्रंथि से आपको आयोडीन, थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित होता है उसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। तो जब आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमको क्या हो जाएगा? गायट्रो रोग हो जाएगा। तो जब आयोडीन की मात्रा थायराइड ग्रंथि से कम निकलेगा, बीमारी हो जाएगा, तो हम आयोडीन वाला नमक खाएंगे, चाहे कोई भी आयोडीन का पदार्थ खाएंगे, तो जिसके कारण हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति होती रहेगी, तो हमको क्या होगा? गला वाला गायट्रो नामक बीमारी नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन 60 हो गए। नेक्स्ट हम 60 की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो 9 डिग्री जो चैनल है वो अलग करती है आपको उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से। ठीक है, 9 डिग्री जो चैनल है वो आपको अलग किसको करता है? तो 9 सॉरी नहीं, इसे नहीं। 9 डिग्री जो चैनल है, देखिए यहाँ पे 9 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो 9 डिग्री जो चैनल है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक, और 10 डिग्री जो चैनल है, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, 10 डिग्री जो चैनल हो जाएगा वो अलग करेगा निकोबार को छोटा अंडमान से। ठीक, ये बात याद रखिएगा। ठीक, और डंकन दारा जो होता है, डम्फन या डंकन दारा, वो आपको लिटिल मतलब छोटा निकोबार नहीं, छोटा निकोबार नहीं, क्या कहते हैं आपको? छोटा अंडमान को अलग करता है। किसको? छोटा अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। ठीक, और 10 डिग्री जो चैनल है आपको छोटा अंडमान को किससे अलग करता है? निकोबार को। ठीक, तो देखिए ये आपको रहा निकोबार, इधर रहा कार निकोबार, इधर रहा बड़ा निकोबार। ठीक, ये रहा निकोबार, कार निकोबार, बड़ा निकोबार। ये मतलब नीचे सीधे है। ये आपको है क्या है? तो आपको लघु अंडमान है, यहाँ पे दक्षिणी अंडमान है, उसका मध्य अंडमान होगा, ऊपर आपको उत्तरी अंडमान होगा। अब देखिए ये जो है दक्षिणी अंडमान है, ये आपको क्या है? निकोबार है। ये जो है क्या है? छोटा अंडमान है, ये निकोबार है। और ये दक्षिणी अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान, ये क्या है? तो छोटा अंडमान, और ये क्या है? आपको निकोबार। तो यहाँ जो है आपको 9 डिग्री चैनल है, सॉरी 10 डिग्री चैनल है। यहाँ पे जो है डंकन दर्रा है। तो डंकन दर्रा जो है किसको बीच है? तो छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में। और 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो निकोबार और छोटा अंडमान के बीच है। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आप लोग को आ गया होगा। मैप में देखिएगा, आप लोग को दिख जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस भाग में बरन ज्वालामुखी द्वीप है? अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो होगा फिर कर बनाते हैं, ये ए। ठीक, तो ये जो है आपको उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिण अंडमान है, छोटा अंडमान है। अंडमान के 4 पार्ट में बांटते हैं। तो ये जो है मध्य अंडमान, इसके इस साइड में बरन द्वीप ज्वालामुखी है। तो भारत के किस भाग में बरन ज्वालामुखी है? ठीक, तो अगर इस ऑप्शन में आपसे पूछेगा तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, निकोबार में नहीं है, अंडमान में है तो अंडमान हो जाएगा। और इसमें पूछा किस में है? उत्तरी में है, मध्य में है, दक्षिण में है, तो आपको मध्य में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो दक्षिणी अंडमान पे है। ठीक है, और डम्फन जो दरा है किसके बीच में है? तो दक्षिणी अंडमान और किसके बीच में है? तो छोटा अंडमान के बीच में है। ठीक, और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आशा करते हैं कि समझ में आप लोग को आ गया होगा। ठीक,